स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने आपका मौर्योत्तर काल वाला जो चैप्टर था वो स्टार्ट किया था। इससे पहले के जितने भी चैप्टर हैं मौर्य साम्राज्य तक के, उन सभी की पीडीएफ आपके लिए हमारी वेबसाइट पर डाल दी गई है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहाँ से आप उन पीडीएफों को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा वहाँ पर और भी सब्जेक्ट्स की काफ़ी क्विज़ेस डाली गई हैं, तो उनकी भी आप प्रैक्टिस करते रहिए। और यहीं से आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। आज की इस क्लास में हम मौर्योत्तर काल वाले ही चैप्टर के प्रश्नों को आगे बढ़ाएंगे और आज इस चैप्टर को भी हम पूरा कर लेंगे। शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है ए बैराट, बी नगरी, सी रेड या डी नगर। और यह आपसे आरएएस प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। इसके अलावा हम इसे आपको राजस्थान हिस्ट्री की जो क्लासेस करवाई थी वहाँ पर अच्छे से पढ़ा चुके हैं, काफ़ी डिटेल में वहाँ पर ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए बैराट। किस स्थल से आपको मिनेंडर के 16 सिक्के मिलते हैं? बैराट से मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो हिंद यवन शासक यानी कि इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर या मिनांडर के 16 सिक्के बैराट से प्राप्त हुए हैं। इसकी मुद्राओं पर नायक, एथेना, मुकुटधारी राजा का शीश, चक्र एवं ऊंट आदि आकृतियों का अंकन आपको प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ऑप्शन दिए गए हैं ए हड़प्पा सभ्यता चित्रित धूसर मृदभांड, बी कुषाण गांधार कला शैली, सी मुगल अजंता चित्रकारी या ऑप्शन डी मराठा पहाड़ी चित्र शैली। अब देखिए यहाँ पर इन सभी विकल्पों को हम देख रहे हैं और मुगल में अजंता चित्रकारी, ऑप्शन डी मराठा पहाड़ी चित्र शैली। और यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है। तो देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कला से संबंधित है और जो आर्ट से कला से इनसे संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं वे आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं, एक एक करके पहले इन्हें देखते हैं। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता चित्रित धूसर मृदभांड, तो देखिए यह आपका गलत है। बी क्या है? कुषाण गांधार कला शैली, तो यह आपका सही। और पूछा भी क्या है, कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यदि हम बात करें गांधार कला शैली की, तो ये क्या है? मूर्ति कला शैली है। इसको कुषाण जो शासक थे उन्होंने काफ़ी संरक्षण दिया। इस शैली पर आपको ग्रीक, रोमन और फारसी प्रभाव भी देखने को मिलता है, इसीलिए इसे आप क्या कहते हैं? इसीलिए आप इसे विदेशी शैली या ग्रीक शैली भी कहते हैं। फिर देखिए इसके अलावा इसमें आपको भगवान बुद्ध से संबंधित मूर्तियाँ काफ़ी अधिक देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर भगवान बुद्ध को जो एक यूनानी ग्रीक देवता था अपोलो, उसके समान यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें शारीरिक संरचना पर अधिक बल दिया गया है। जैसे कि यदि आप देखते हैं भगवान बुद्ध की कुछ मूर्तियाँ जिनमें उनके बाल घुंघराले दिखाए गए हैं और बलिष्ठ शरीर दिखाया गया है। और इसमें अधिकतर मूर्तियाँ जो हैं खड़ी अवस्था में दिखाई गई हैं। कपड़ों का अंकन भी है इस पर बहुत ही शानदार तरीके से। इसके प्रमुख केंद्र देखिए तक्षशिला, बमियान और भीमरान में थे, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किसकी? यहाँ पर हम बात करेंगे आपसे गांधार कला शैली की। तो देखिए गांधार कला शैली की यदि हम बात करें तो इस पर आपको ग्रीक, रोमन और कौन सी फारसी प्रभाव आपको देखने को मिलता है। ये सभी प्रभाव आपको इस पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो किससे संबंधित मूर्तियाँ यहाँ पर बनी? तो यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियाँ अधिक बनी हैं। किसमें? गांधार कला शैली में। इसके अलावा यदि हम बात करें तो देखिए भगवान बुद्ध को इन्होंने किसके समान दिखाया है? अपोलो के समान। तो देखिए यह भी याद रखिएगा क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि किस कला शैली में भगवान बुद्ध को अपोलो के समान दिखाया है। अपोलो कौन सा? एक यूनानी या ग्रीक देवता माना जाता है।
अब यदि हम बात करें तो देखिए इसमें क्या है, शारीरिक संरचना पर अधिक बल दिया है। किस पर? शारीरिक संरचना पर। देखिए यहाँ पर शारीरिक संरचना पर बल अधिक है। किसमें? गांधार कला शैली में। फिर यदि हम बात करें तो देखिए इसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से रहे, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो एक केंद्र रहा है कौन सा? तक्षशिला। इसके अलावा एक रहा है बामियान। इम्पॉर्टेंट है, नाम याद रखने हैं क्योंकि पूछा जा सकता है कि इस कला शैली से संबंधित कौन कौन से इसके प्रशिक्षण केंद्र या मुख्य केंद्र है। और एक है भीमरान। कौन सा है? भीमरान। ये इसके 3 केंद्र हैं, और जिसमें तक्षशिला और बामियान कहाँ हैं? ये दोनों अफ़गानिस्तान में हैं। यह भी आप याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं किसके बारे में? तो देखिए वो बताए हैं गांधार शैली के बारे में। फिर आपके पास 2 शैलियाँ और हैं। एक मथुरा मूर्ति कला शैली है जिसको स्वदेशी शैली कहा जाता है, जिसमें बौद्ध, जैन, हिंदू सभी धर्मों की मूर्तियाँ बनी, और भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है वह मथुरा शैली में बनी। यह याद रखिएगा, जो कि आध्यात्मिक मूर्ति कला आपको देखने को मिलती है। जब इसके ऊपर प्रश्न आएगा तो वहाँ पर हम इसकी अच्छे से बात करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें, कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। कौन कौन सी? गांधार शैली और मथुरा शैली। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको मथुरा शैली के बारे में कुछ चीज़ें बताई और गांधार शैली के बारे में आपको डिटेल में बताया गया है, लिखा भी दिया गया है कि ये इस पर ग्रीक, रोमन और फारसी प्रभाव था। बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ अधिक बनी। भगवान बुद्ध को अपोलो के समान दिखाया गया एवं उनकी शारीरिक संरचना पर विशेष बल दिया गया। यह तक्षशिला, बामियान और भीमरान इसके प्रमुख केंद्र रहे हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। ऑप्शन है ए कुषाणों के समय, बी गुप्तों के समय, सी अकबर के समय, या ऑप्शन डी मौर्यों के समय। तो देखिए गांधार शैली कब फली फूली? कुषाणों के समय। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। और कुषाणों में भी किसके समय? कनिष्क के समय। अगला प्रश्न है, शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? ऑप्शन है ए 1:20, ऑप्शन बी 1:25, ऑप्शन सी 1:35 और ऑप्शन डी 1:10। तो देखिए कई बार इस प्रकार से भी थोड़ा और डिटेल में जाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी 1:35। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात होता था 1:35। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सूची 1 है जिसमें राजवंश हैं और सूची 2 है जिसमें सिक्कों की धातुएं दी गई हैं। अब देखिए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी कि किस राजवंश ने किस प्रकार के सिक्कों पर अधिक बल दिया था। तो देखिए सूची 1 में कुषाण, गुप्त, सातवाहन, कलचुरी। सूची 2 में स्वर्ण एवं ताम्र, स्वर्ण एवं रजत, स्वर्ण और स्वर्ण, रजत एवं ताम्र। ऑप्शन देखते हैं। ए कुषाण, स्वर्ण एवं ताम्र, बी गुप्त, स्वर्ण एवं रजत, सी सातवाहन, स्वर्ण, और ऑप्शन डी कलचुरी, स्वर्ण, रजत एवं ताम्र। अब एक एक करके इन सभी ऑप्शंस को हम देखते हुए चलते हैं। तो देखिए पहला क्या है? कुषाण, स्वर्ण एवं ताम्र। तो देखिए कुषाणों ने क्या सोने और तांबे के सिक्के चलवाए थे? यह हमने आपको बताया था कि इन्होंने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। इसके अलावा कॉपर के भी सिक्के इनके समय पर आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि यह आपका सही सुमेलित है। फिर हम यदि बात करें गुप्तों की तो हम आगे पढ़ेंगे अगला जो आपका चैप्टर है गुप्त काल, उसमें कि गुप्तों ने सोने और चांदी के सिक्के चलवाए थे। तो यह भी आपका सही है। फिर यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए क्या दिया गया है? सातवाहन, सातवाहन स्वर्ण सिक्के। तो देखिए यह आपका गलत है। सातवाहनों ने सोने के सिक्के नहीं चलवाए थे। इसके बारे में हमने आपको कल बताया भी था जब हम सातवाहन वंश की बात कर रहे थे। इन्होंने किसके सिक्के चलवाए थे? तो इन्होंने शीशे के और
पोटीन के सिक्के चलवाए थे। यानी कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए कैसे याद रखें, से सातवाहन और से सीसा, इस प्रकार से आप इन्हें याद रखिएगा कि सातवाहन ने किसके सिक्के चलवाए। फिर कलचुरी, इन्होंने स्वर्ण रजत एवं ताम्र के, यह भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो देखिएगा, कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलवाए। यद्यपि भारत में सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने स्वर्ण सिक्के चलवाए थे, जो कि हमने आपको कल बताया ही था कि सबसे पहले सोने के सिक्के कौन चलवाता है, तो इंडो ग्रीक उन जो थे वो सोने के सिक्के चलवाते हैं सबसे पहले। लेकिन उसमें भी कौन था, उसमें भी जब कुषाण आते हैं तो वो प्योर गोल्ड के सिक्के चलवाते हैं। आगे देखिए, स्वर्ण के अतिरिक्त कुषाणों ने ताम्र सिक्के चलवाए, गुप्तों ने स्वर्ण एवं रजत के तथा कलिचुरी शासकों ने स्वर्ण रजत एवं ताम्र के सिक्के चलवाए। सातवाहन शासकों ने स्वर्ण के सिक्के नहीं चलवाए थे, उन्होंने चांदी, तांबे तथा सीसे के सिक्के जारी किए थे। यही बात हमने आपको ऊपर बताई है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि किस शासक ने, किस राजवंश ने कौन कौन से सिक्के चलवाए थे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब देखिए यहाँ पर सूची 1 में कला, शिलालेख और कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे गांधार कला, जूनागढ़ शिलालेख, मिलिंद पन्हो और तक्ष शिलालेख। सूची 2 है, इसमें नाम दिए गए हैं कि ये किससे संबंधित हैं, मिनांडर, पतिक, कुषाण और रुद्रदामन। तो इन्हें हम एक एक करके सुमेलित करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या है, गांधार कला। गांधार कला किसके समय में काफ़ी प्रचलित हुई, किसका संरक्षण मिला, कुषाणों का, कुषाणों में भी कनिष्क का। तो ए आपका 3 से मैच हो जाएगा। फिर देखिए, और देखिए जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आए जहाँ पर आपको मैच करना हो तो आप क्या कीजिएगा, वहाँ पर आप क्या करना है आपको, वहाँ पर आप जैसे ही पहला मैच कर लें तो एक एक करके ऑप्शंस को देखते जाइएगा। हो सकता है आपको चारों भी मैच ना करने पड़े, पहले में ही काम हो जाए, या फिर हो सकता है कि दूसरे तीसरे में ही काम बन जाए। तो देखिए यहाँ पर यदि आप देखोगे तो पहले में ही काम बन रहा है, लेकिन हम आगे भी देख लेते हैं क्योंकि हमें तो पूरा क्वेश्चन करना है, सभी चीज़ों को जानना है। जूनागढ़ अभिलेख हम आपको कई बार बता चुके हैं किसका था, रुद्रदामन प्रथम का था। तो यह आपका 4 से मैच होगा। फिर मिलिंद पन्हो कौन है, मिलिंद पन्हो किससे संबंधित है, मिनांडर से। नागसेन बौद्ध के साथ उसका जो वार्तालाप हुआ था वह लिखा गया है ग्रंथ में, क्या नाम है, मिलिंद पन्हो। तो सी 1 से। और तक्ष शिलालेख किससे संबंधित है, पतिक से। तो यह आपका 2 से मैच हो जाएगा। क्या युग्म बना, 3, फिर 4, 1, 2। तो देखिएगा किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन देखिए, A3, B4, C1, D2। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। पहला ही सुमेलित करते हुए भी हम इस पर पहुंच सकते थे। तो ये भी आपका क्वेश्चन इजीली हो गया। इस प्रकार से हमें इन पर चलना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। ऑप्शन है ए, हिंदू मंदिर के कारण। आगे देखते हैं, देखिए ऑप्शंस को यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगला ऑप्शन है बी, हाथी दांत के काम हेतु। ऑप्शन नंबर सी है स्वर्ण सिक्कों के टंकन हेतु, या ऑप्शन डी, बुद्ध प्रतिमा के लिए। तो अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था किसके लिए, ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध प्रतिमा के लिए। आपने यदि कभी देखा होगा तो एक बहुत बड़ी बुद्ध प्रतिमा थी जिसकी वीडियो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। उसे बम से उड़ाते हुए दिखाया गया है। जब तालिबान का वहाँ पर शासक था उस समय इन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी यदि चर्चा करें तो यहाँ क्या कहा गया है। तो देखिए, अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ियों को काटकर बनवाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया था। और ये देखिए, बामियान का नाम हमने अभी भी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर आपको गांधार जो शैली थी उसका एक प्रमुख केंद्र रहा था। तो यह भी आपको याद रखना है बामियान का नाम। और यहाँ पर बुद्ध प्रतिमा थी, आप सर्च करके देखिएगा कि अफगानिस्तान में किस प्रकार से वह जो प्रतिमा थी उसे
गिरा दिया गया था तालिबान शासन द्वारा, तो वह भी वीडियो आपको ईजिली मिल जाएगी, उससे भी आप इसे याद रख सकते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो कला शैली भारतीय और यूनानी यानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। ऑप्शन है ए शिखर, बी वेरा, सी गांधार और डी नागर। और देखिए यह आपसे आरएएस प्रीलिम्स में पूछा है और वो भी 2 बार पूछा जा चुका है। तो देखिए इसलिए कला से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए वे सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हमने आपको बताया ही था, जब हम बात करते हैं कि अभी जब हम बात भी कर रहे थे विभिन्न शैलियों की, वहाँ पर हमने आपको गांधार शैली के बारे में बताया था कि इस पर ग्रीक, रोमन और फारसी प्रभाव देखने को मिलता है, इसीलिए आप इसे विदेशी शैली या ग्रीक शैली भी कहते हैं। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ पर भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली गांधार शैली है। कौन सी है? गांधार शैली। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षण शक एवं कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध या इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है, जो बात हमने आपको यहाँ पर बताई भी थी। तो यही आपको याद रखना है, काफ़ी डिटेल में आपको इसके बारे में बताया जा चुका है गांधार शैली के बारे में, तो वो सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, गांधार कला शैली एक संश्लेषण है। ऑप्शन है यहाँ पर ए भारतीय तथा फारसी कला का, बी भारतीय तथा चीनी कला का, सी भारतीय तथा तुर्की अफगानिस्तानी कला का और ऑप्शन डी भारतीय तथा यूनानी कला का। सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, भारतीय और यूनानी कला का मिक्सचर या संश्लेषण आपको किस में देखने को मिलता है? गांधार कला शैली में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? ऑप्शन है ए मौर्य मूर्ति कला, बी मथुरा मूर्ति कला, सी भरहुत मूर्ति कला या ऑप्शन डी गंधार मूर्ति कला। और यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा है, यह भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, गांधार मूर्ति कला। तो देखिए गांधार मूर्ति कला जो थी उसमें हमेशा शिष्ट चट्टान का ही प्रयोग मूर्ति बनाने के लिए किया जाता था, और ऐसा ही आपको कहीं ना कहीं कभी कभी मथुरा जो शैली थी उसमें भी देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो गांधार कला में सदैव हरित स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही मूर्तियाँ बनाने के लिए किया जाता था। यद्यपि मथुरा कला में भी इसी के अनुसरण पर शिष्ट का प्रयोग किया गया था, लेकिन प्रमुखतः या मुख्यतः किसमें? गांधार कला शैली में। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ऑप्शन है ए यूनानी शक कुषाण, बी यूनानी कुषाण शक, सी शक यूनानी कुषाण या ऑप्शन डी शक कुषाण यूनानी। और यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा है, इम्पॉर्टेंट भी है। हमने आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया था वहीं पर आपको सबसे पहली चीज़ ही पहले प्रश्न में यही बताई थी कि आपको इनका जो कालानुक्रम है वह याद रखना है। अब यदि आपको याद है तो आप इसे काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यूनानी शक और कुषाण। हमने आपको बताया था। देखिए यदि हम बात करें शुरुआत से तो सबसे पहले कौन आता है मौर्यों के बाद? शुंग वंश बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग से लाता है। शुंग के बाद कौन आते हैं? शुंग के बाद कण्व आ जाते हैं। कण्व के बाद कौन आते हैं? कण्व के बाद सातवाहन आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? सातवाहन। फिर यदि हम बात करें सातवाहन के बाद तो सातवाहन के बाद आते हैं कौन? इंडो ग्रीक। कौन आ जाते हैं? इंडो ग्रीक आ जाते हैं। इंडो ग्रीक के बाद यदि हम बात करें तो कौन आ जाता है? तो इंडो ग्रीक के बाद आ जाते हैं शक। शक के बाद आते हैं कौन? कुषाण। शक के बाद कौन? कुषाण आते हैं। और कुषाणों के बाद अंत में संगम वंश की हम बात करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से यह आपका कालानुक्रम था जो हमने आपको प्रारंभ में बताया भी था। देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो भारत में बाहरी आक्रमण
मकों के कालों का सही कालानुक्रम निम्न प्रकार है: यूनानी, शक, कुषाण जो यहाँ पर दिया है, और पूरा जो शुरू से अंत तक का है मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त काल के आने तक, तो वह आपका इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। ऑप्शन है यहाँ पर: ए साइरस, बी कैम्बिसेस, सी डेरियस प्रथम, या ऑप्शन डी सहर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डेरियस प्रथम या डेरियस फर्स्ट, और यह आपसे आरएएस प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है। तो देखिए, जो सिंधु घाटी का प्रदेश था वो डेरियस प्रथम के साम्राज्य में उसने मिला लिया था, और ऐसा भी कहा जाता है कि ये राजपूताना के कुछ कुछ भाग तक भी इसका जो साम्राज्य था वह विस्तृत था। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिएगा, ईरानी शासक डेरियस प्रथम ने सर्वप्रथम भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था तथा पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपूताना के रेगिस्तान तक था। और यही बात अभी हम आपको बता रहे थे कि सिंधु वाला पूरा क्षेत्र और राजपूताना का भी कुछ क्षेत्र इसके अंडर में आता था। आगे देखिए, पर्सिपोलिस एवं नक्शे रुस्तम के शिलालेखों के अनुसार पंजाब भी उसके साम्राज्य में शामिल था। तो देखिए, यहाँ पर आपको क्या फैक्ट याद रखना है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग पर अपना अधिकार किया वह कौन था? वह था डेरियस प्रथम। यह जानकारी आपको कहाँ कहाँ से मिलती है? तो एक तो पर्सिपोलिस के अभिलेखों से मिलती है और दूसरा नक्शे रुस्तम के शिलालेख से मिलती है, जहाँ से आपको पता चलता है कि पंजाब का कुछ भाग भी इसके अंडर में आया करता था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था। ऑप्शन है: ए चालुक्य, बी पल्लव, सी राष्ट्रकूट और डी सातवाहन। तो देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें, आपको यदि प्राचीन भारत या एंशिएंट हिस्ट्री की एक सामान्य सी जानकारी भी है तो भी आप इसे कर सकते हैं कि चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, इनका आप त्रिपक्षीय संघर्ष बिल्कुल जब प्राचीन भारत आता है उसके अंत में पढ़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले कौन था? सबसे पहले थे इनमें से सातवाहन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। तो देखिए, इस प्रकार से आपको चीज़ों को लिंक करते हुए चलना है जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पर ना आए, ईजिली आप उस क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच सकें। यहाँ पर यदि हम बात करें, उपयुक्त राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? सातवाहन। इस वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। उसका समय कुछ स्रोतों के अनुसार लगभग द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है और कुछ स्रोतों में इसे कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा के समकालीन भी माना गया है। अब देखिए, सातवाहनों के बारे में हम आपको पूरा अच्छे से बता भी चुके हैं। अगला प्रश्न है, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? अब यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन देखते हैं: ए वायु पुराण, बी विष्णु पुराण, ऑप्शन सी मत्स्य पुराण, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें तो आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची आपको मत्स्य पुराण में मिलती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। लगभग आप कह सकते हैं 30 राजाओं की वहाँ पर आपको नाम मत्स्य पुराण में मिलते हैं, किनके? सातवाहनों के। अब यहाँ पर यदि हम इसकी बात करें तो देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है, पुराणों में कुल 30 या 31 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें से सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में 30 राजाओं की मिलती है। तो लगभग सभी के नाम आपको किस में मिलते हैं? सभी के नाम आपको मिलते हैं किस में? मत्स्य पुराण में। अब देखिए, सातवाहनों की यदि हम बात करें तो हमने आपको कल बता दिया था कि इनका संस्थापक सिमुक था। सातकर्णी प्रथम जो था वो इनका पहला एक प्रसिद्ध शासक माना जाता है, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि उसने 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए, एक राजसूयु यज्ञ करवाया था। ये चीज़ें हमने आपको लिखवाई थी और इसकी जानकारी आपको नानाघाट अभिलेख से मिलती है। यहाँ तक हमने आपको बता दिया था। उसके बाद हमने आपको बताया कि दूसरा एक प्रसिद्ध शासक होता है हाल, जो कि 17वां शासक था। उसकी एक पुस्तक के बारे में भी हमने आपको बताया, गाथा सप्तशती जो है उसकी एक क्या थी? पुस्तक थी। इसके बाद यदि हम बात करें तो देखिए, हाल का ही एक सेनापति था विजयालय,
उसने श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया था और जो हाल था उसने श्रीलंका की राजकुमारी लीलावती से विवाह कर लिया था। उसके बाद देखिए हमने गौतमी पुत्र सातकर्णी या सातकर्णी के बारे में आपको बताया था कि जिसकी 23वें नंबर का इनका राजा था, सबसे महान शासक इस वंश का। उसकी उपाधियां हमने आपको बताई, अद्वितीय ब्राह्मण, आगमन निलय, वेणुकटक स्वामी और त्रिसमुद्रतोय पितावाहन, जिसने वर्ण व्यवस्था और वैदिक मार्ग को पुनः स्थापित किया और जिसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे, जो कि उसकी उपाधि से ही आपको पता चलता है। फिर उसने नहपान जो था उसको पराजित किया, उसके सिक्कों पर अपना नाम लिखवाया, यह भी हमने आपको बताया था। फिर देखिए यदि हम बात करें आगे, तो एक इनका शासक आता है कौन, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। कौन आता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए कौन है, तो वह है वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले के जो 3 शासक हैं उनके बारे में हम आपको कल की क्लास में ऑलरेडी बता चुके हैं। तो देखिए एक तो इसके बारे में यह याद रखिएगा कि ये 24वें नंबर का शासक था। इसे क्या कहा गया है, इसे पुलोमा भी कहा गया है। क्या कहते हैं इसे, पुराणों में क्या कहा गया है, पुलोमा। एक यह चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए ये एक प्रथम शासक है जिसके अभिलेख आंध्र प्रदेश से मिलते हैं। तो देखिए फर्स्ट है जिसके अभिलेख कहाँ से मिलते हैं, आंध्र प्रदेश से मिलते हैं। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। इसलिए इन्हें क्या भी कहा गया है, आंध्र सातवाहन भी जो नाम है उससे कनेक्ट करके आप इसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा इसे देखिए पुलोमा कहा गया, और क्या कहा गया है इसे, पुलोमा के अलावा इसे कहा गया है दक्षिणापथेश्वर। क्या कहा गया है इसे, दक्षिणापथेश्वर। दक्षिणापथेश्वर भी कहा गया है। तो एक फैक्ट इसके बारे में यह भी याद रखिएगा, इसके 2 अलग अलग नाम, पुलोमा और दक्षिणापथेश्वर। फिर यदि हम बात करें तो जो शक शासक था रुद्रदामन, रुद्रदामन से ये 2 बार पराजित हुआ। एक फैक्ट ये भी है इसके बारे में, क्या, रुद्रदामन जिसका जूनागढ़ अभिलेख है, तो रुद्रदामन से 2 बार पराजित हुआ। यह भी इसके बारे में आप याद रखिएगा। फिर देखिए और इसने एक और काम किया था, वह क्या था, नवनगर बसाया था। क्या बताया, एक शहर था जो इसने बसाया और उसका नाम था नवनगर। ये फैक्ट भी इसके बारे में आप याद रखिएगा। अब देखिए इसके अलावा यदि हम बात करें तो एक और इनका शासक है जो कि अंतिम प्रसिद्ध शासक सातवाहन वंश का माना जाता है। उसका नाम क्या था, उसका नाम था यज्ञश्री सातकर्णी। क्या नाम था, यज्ञश्री सातकर्णी। इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। तो देखिए पहली चीज़ आप याद रखिएगा कि ये 27वें नंबर का है। कौन सा है, 27वें नंबर का है। इसके अलावा इसके जो सिक्के थे उन पर जहाज के चित्र मिलते हैं। क्या मिलता है, देखिए सिक्कों पर क्या बना होता था, सिक्कों पर जहाज बना होता था इसके पर पानी का। फिर ये जो व्यक्ति था इसने जहाज क्या दिखाता है कि समुद्र व्यापार पर अधिक ध्यान। किस पर अधिक ध्यान, समुद्र व्यापार को इम्पोर्टेंस दी इसने, ये याद रखिएगा। अब यदि हम बात करें सातवाहन वंश की विशेषताओं की, फीचर्स क्या थे, आपसे यदि मेंस में भी पूछा जाए या कहीं भी, तो देखिए सबसे पहली चीज़ आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि इनके जो भी नाम हैं वे महिलाओं के नामों से प्रारंभ हो रहे हैं, यानी कि ये मातृसत्तात्मक समाज में मानते थे। इसके अलावा
पुराणों में इन्हें आंध्र भृत्य कहा गया है। सी से 14 के सिक्के चलाए और ये सबसे पहले थे जिन्होंने ब्राह्मणों को भूमि अनुदान किया, और यहीं से आपको सामंती प्रथा का आरंभ भी मिलता है, यह भी आप याद रखिएगा। एक यदि हम बात करें सातवाहनों की राजधानी क्या थी, तो देखिए वह भी याद रखिएगा। सातवाहनों की जो राजधानी थी वो थी पैठन या प्रतिष्ठान। क्या थी, उसके दो नाम हैं, याद रखिएगा, या तो पैठन या प्रतिष्ठान। अब यहाँ पर हम इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो देखिए पहली विशेषता क्या थी कि ये मातृसत्तात्मक थे। कैसे थे, मातृसत्तात्मक। दूसरी यदि हम बात करें तो फर्स्ट जिन्होंने ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया। क्या दिया, भूमि अनुदान दिया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। और यहीं से किसकी शुरुआत होती है, यहीं से सामंतवाद की शुरुआत होती है। आपसे इंटरव्यू में भी यदि यह चीज़ पूछी जाए कि सामंतवाद की शुरुआत आप कहाँ से देखते हैं, तो वह आपको बताना है कि सातवाहन वंश ने पहला वंश था जिसने ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देना प्रारंभ किया, और वहीं से सामंती प्रथा का उदय माना जाता है। तो देखिए ये अब यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें हैं सातवाहन वंश के बारे में वो आपको पूरी बता चुके हैं। कुछ पिछली क्लास में बताई, कुछ अब बताई हैं, उन सभी को आपको याद रखना है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। ऑप्शन है ए अमरावती में, बी नांदेड़ में, सी नाल दुर्ग में, या ऑप्शन डी दुर्ग में। तो देखिए यह तो अभी हमने आपको बताया, सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए अमरावती में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहते थे और वहाँ की राजधानी क्या है, अमरावती है। उस समय इसे क्या कहा जाता था, उस समय इसे कहा जाता था क्या, तो प्रतिष्ठान या पैठन। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्र भृत्य या आंध्र जातीय कहा गया है। उनकी आरंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था। ऑप्शन है ए प्रतिष्ठान, बी नागार्जुन कोंडा, सी शाकल अथवा सियालकोट, और ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए प्रतिष्ठान या क्या है, पैठन। प्रतिष्ठान या पैठन क्या थी, इनकी राजधानी थी, या फिर अमरावती को भी इनकी राजधानी माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन है आपके पास ए पुष्यमित्र सुंग, बी खारवेल, सी गौतमीपुत्र सातकर्णी, या ऑप्शन डी सुशर्मन। अब देखिए क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम इसको पहले ही आपको करा चुके हैं या बता चुके हैं, तो आपके लिए काफ़ी इजी है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी गौतमीपुत्र सातकर्णी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। इसके बारे में हमने आपको बताया था कि इसकी उपाधि क्या थी, अद्वितीय ब्राह्मण। एका ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण क्या थी, एका ब्राह्मण या फिर अद्वितीय ब्राह्मण, यानी कि इसके जैसा कोई ब्राह्मण नहीं हुआ है। इसके अलावा और कौन कौन सी उपाधियां थी, तो इसकी उपाधि एक थी आगमन निलय। क्या थी देखिए, तो वह थी आगमन निलय। फिर वेणुकटक स्वामी, और कौन सी थी, वेणुकटक स्वामी।
फिर एक और थी, कौन सी, समुद्रतोय पितावाहन, ये इसकी उपाधियां थी जो आपको याद रखनी है। पिछली क्लास में भी हमने आपको बताई थी, तो इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी को उसकी माँ गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया है, जिसका तात्पर्य है अद्वितीय ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। किसे कहा गया है? गौतमी पुत्र सातकर्णी को। और यह जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त होती है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो उसकी जो माँ थी गौतमी बलश्री, उसके नासिक अभिलेख से आपको यह जानकारी प्राप्त होती है। देखिए इस टाइप के जो फैक्ट्स हैं उनको आप जरूर अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। जैसे यहाँ पर लिखाया है अद्वितीय ब्राह्मण, उसी के सामने डैश लगा करके लिख लीजिए नासिक अभिलेख माँ गौतमी बलश्री, तो उससे आपको याद रहेगा। यदि कभी वो इतनी डेप्थ में भी जाता है तब भी आपको परेशान होने की वहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ राजवंश हैं, एक तरफ उनकी राजधानियाँ हैं। तो देखिए राजवंश में देखते हैं पहले सूची में क्या क्या नाम है। शुंग, सातवाहन, कदम और चंदेल। राजधानी में महोबा, बनवासी, पैठन और पाटलिपुत्र। अब इन्हें हम सुमेलित करते हैं। देखिए हो सकता है आपको यह भी लगे कि आपने अभी तक तो ये बताए नहीं हैं कई सारे इनमें से, लेकिन आराम से हम सुमेलित करते हुए चलते हैं। जो हमें आते हैं पहले उन्हें कीजिए। तो देखिए सबसे पहले कौन है? शुंग। शुंगों की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। तो ए आपका 4 से मैच हो जाएगा। फिर देखिए सातवाहन, सातवाहनों की क्या थी? पैठन। तो बी आपका 3 से मैच हो जाएगा। फिर है आपके पास कदम, कदम्बों की थी बनवासी। कौन सी थी? बनवासी। और चंदेलों की थी महोबा। तो ये आपका 1 से मैच हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको कौन कौन से आते थे? ए और बी आते थे। तो आप पहले ए और बी से देख लीजिए कि क्या इनसे आपका क्वेश्चन बन पा रहा है। तो एक यहाँ पर यदि देखें, ए की क्या है? ए की 4 है, बी का 3 है, सी का 2 है और डी का 1 है। किस में है? तो देखिए A4, B3, C2, D1। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब देखिए आपको अभी तक जो हमने पढ़ाए हैं उनमें से कितने थे यहाँ पर? 2। कौन कौन से? A4 और B3। अब देखते हैं क्या इनसे आपका क्वेश्चन बन पाता। तो देखिए A4, B3, A4, B2 ये नहीं है। और देखते हैं कहीं ए से A4 है क्या? तो वह भी नहीं है। तो यानी कि उत्तर ऑप्शन नंबर ए हुआ। और आप इस पर डायरेक्ट जो है, जो 2 हमने आपको बताए थे उनसे भी से कर सकते थे। बाकी के नाम देख करके आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यदि आप आराम से करेंगे तो क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार से होंगे जिससे आप उसे हल कर सकें। और यह आपसे आरएएस प्रीलिम्स में भी पूछा था। अच्छा प्रश्न था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला सातवाहन, दूसरा वाकाटक, तीसरा चालुक्य। निम्नलिखित में सही कूट का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए 2, 3, 1। ऑप्शन बी दिया गया है 3, 2, 1। ऑप्शन सी है यहाँ पर 3, 1, 2 और ऑप्शन डी है 1, 2, 3। तो इन्हें हम कालानुक्रम में जमाते हैं। तो देखिए अभी तक आपने जिनकी बात की है सबसे पहले उनमें से कौन आता है? तो आपने सातवाहन ही पढ़े हैं। तो यानी कि सातवाहन आपका पहले पर आ गया और क्वेश्चन आपका यहीं से ख़त्म भी हो जाता है। फिर यदि हम बात करें इसके बाद कौन होगा, तो देखिए इसके बाद यदि हम बात करें तो फिर आते हैं वाकाटक। वाकाटक कहाँ थे? तो वाकाटक आपको कहाँ मिलते हैं? ये वाकाटक आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। और चालुक्य गुजरात में भी थे 3। तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। तो देखिए यहाँ पर भी आपको लग सकता है कि चूँकि अभी पूरा सिलेबस नहीं किया है, हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं, तो आपको लग सकता है कि आपने सिर्फ सातवाहन ही बताए हैं। लेकिन यदि आपको वह भी पता है तो उससे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो सातवाहन साम्राज्य की स्थापना सिमुक ने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। वाकाटक साम्राज्य की स्थापना 3वीं शताब्दी में की गई और गुजरात के चालुक्य वंश की स्थापना 10वीं शताब्दी में की गई। इसलिए 1, 2, 3 इसका सही कालक्रम बना। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं,
जिनमें से एक को अभिकथन ए व दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है, सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। कारण आर है, सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से हमें करना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सही है किंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो देखिए एक एक करके दोनों कथनों को पुनः पढ़ते हैं आराम से और फिर उत्तर की ओर चलेंगे। अभिकथन ए क्या कह रहा है, सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का भी विकास हुआ। तो यह आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कारण है इसका, सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया था। यह भी बिल्कुल सही है। और जैसे हमने आपको बताया था हाल के बारे में, जो स्वयं एक बहुत ही विद्वान राजा था, 17वां शासक था, जिसने अपनी पुस्तक भी लिखी थी। क्या नाम था उसकी पुस्तक का? गाथा सप्तशती। क्या था? गाथा सप्तशती, यह इसका नाम था। और ये आपको याद रखना है, इसके दरबारी विद्वान भी थे, सर्ववर्मन था और गुणादित्य था, ये सभी इसके विद्वान थे। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण क्या है? आर है। अब यहाँ पर हम इसकी आगे चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर। तो देखिए, सातवाहन नरेश स्वयं विद्वान, विद्या प्रेमी तथा विद्वानों के आश्रयदाता थे। हाल नामक राजा ने गाथा सप्तशती, जो हमने अभी आपको बताया, नामक प्राकृत भाषा में, किसमें है? प्राकृत भाषा में श्रृंगार रस प्रधान नीति काव्य की रचना की थी। हाल के दरबार में गुणाढ़ तथा सर्ववर्मन जैसे उच्च कोटि के विद्वान निवास करते थे। गुणाढ़ ने बृहद कथा नामक ग्रंथ की रचना की, यह पैशाची प्राकृत भाषा में लिखा गया। सर्ववर्मन ने कांत्रक नामक संस्कृत व्याकरण की रचना की। कन्हेरी के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि एक सातवाहन रानी संस्कृत का प्रयोग किया करती थी। और इस प्रकार से आपको ये चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि ये स्वयं भी विद्वान थे, विद्वानों के आश्रयदाता थे। इसके अलावा इन्होंने काफ़ी योगदान दिया इन सभी चीज़ों का। तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ये आपको याद रखना है। हाल के बारे में हमने आपको पहले बताया है। इसके अलावा आपको हाल की जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी उसके साम्राज्य में विद्वान थे, उनके बारे में भी आपको याद रखना है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? पहला, सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। दूसरा है, सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन है ए, केवल पहला। ऑप्शन बी, पहला और दूसरा दोनों ही। ऑप्शन सी, केवल दूसरा। या फिर ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। देखिए यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। देखते हैं पहला कथन क्या है। सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, बिल्कुल सही है। उनके अधिकतर ग्रंथ भी किसमें थे? प्राकृत भाषा में थे, जो आम लोगों की भाषा थी। दूसरा, सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, तो यह भी आपका बिल्कुल सही है। मूर्ति कला जो है उसको भी काफ़ी प्रोत्साहन सातवाहनों के काल में मिला था। यानी कि दोनों ही कथन आपके सही हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा भी कर लेते हैं। सातवाहन शासकों के शासनकाल में प्राकृत एवं संस्कृत भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन शासक हाल ने गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में श्रृंगार रस प्रधान नीति काव्य की रचना की। सातवाहन काल में स्थापत्य तथा मूर्ति कला के उदाहरण प्राप्त हुए हैं, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो पहला कथन दिया गया है, सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया।
दूसरा है वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम हुआ। तीसरा है विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन है ए पहला, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन बी है पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन सी केवल पहला सही है और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो एक एक करके इन सभी कथनों को देखते हैं। तो देखिए पहला कथन क्या है, सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया था। तो यह आपका बिल्कुल सही कथन है। सातवाहन के बाद कौन आता है, वाकाटक वंश आते हैं। दक्षिण भारत की यदि हम बात करें, सातवाहन कहाँ थे, दक्षिण भारत में थे, और दक्षिण भारत में सातवाहनों के बाद कौन आते हैं, वाकाटक वंश आता है। दक्षिण भारत को हम पूरे एक अलग चैप्टर में भी करेंगे, तो वहाँ हम डिटेल में इनकी बात करेंगे। दूसरा क्या है, वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम हुआ था। तो देखिए यह आपका गलत है। पहला राजा कौन था, प्रवरसेन प्रथम ना होकर के था विंध्य शक्ति। कौन था, विंध्य शक्ति। तीसरा क्या है, विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था। तो यह आपका गलत है। प्रवरसेन जो है वह प्रवरसेन विंध्य शक्ति का पुत्र था, ना कि विंध्य शक्ति प्रवरसेन का। तो यहाँ पर आपका सिर्फ पहला कथन सही है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल पहला यहाँ पर सही है। अब देखिए इसकी हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा, सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने दक्षिणापथ में अपना राज्य स्थापित किया, यानी दक्षिण भारत में। विंध्य शक्ति वाकाटक वंश का संस्थापक था। प्रवरसेन विंध्य शक्ति के पुत्र थे, इसलिए आपका पहला ही यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया था सिर्फ वही सही था, बाकी के स्टेटमेंट गलत थे। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती है। ऑप्शन है ए घंटसाल, बी बोधगया, सी नागार्जुनी कोंडा, या ऑप्शन डी अमरावती। अब देखिए यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी अमरावती स्तंभ। कहाँ से, अमरावती स्तूप से। तो देखिए ये वो स्तूप है जिसमें से आर्यक स्तंभ वाले मंच की आपको सभी विशेषताएं मिलती हैं। यहाँ पर यदि हम बात करें तो अमरावती स्तूप में आर्यक स्तंभ अथवा आयक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। कहाँ पर है अमरावती, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अमरावती गांव में यह स्थित है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है ए, देखिए अभिलेख और शासक हैं यहाँ पर। ऑप्शन है ए नासिक गौतमीपुत्र, बी हाथी गुम्फा खारवेल, सी भितरी पुलकेशिन द्वितीय, और ऑप्शन डी गिरनार रुद्रदामन प्रथम। तो एक एक करके हम इन्हें देखते हैं। तो देखिएगा, पहला दिया है नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र, तो यह आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। नासिक अभिलेख किससे संबंधित है, गौतमीपुत्र सातकर्णी से, जिसकी माँ ने इसे लिखवाया है, और उसमें अद्वितीय ब्राह्मण इसे कहा गया है, एक प्रश्न में अभी हमने आपको बताया। फिर बी है हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल, बिल्कुल सही है, मौर्य काल में भी हमने आपको बताया था। सी भितरी अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। तो देखिए यह आपका क्या है, यह आपका गलत है, सुमेलित है। तो ये क्या है, गलत है। भितरी अभिलेख किससे संबंधित है, ये स्कंदगुप्त से है। आगे हम इसकी बात करेंगे डिटेल में, किससे संबंधित है, स्कंदगुप्त से यह संबंधित है। पुलकेशिन द्वितीय जो था इससे संबंधित होता है आपका ऐहोल का अभिलेख। कौन सा है, ऐहोल अभिलेख। फिर देखिए गिरनार रुद्रदामन प्रथम, यह भी आपका सही है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भितरी अभिलेख किससे संबंधित है, स्कंदगुप्त से। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का शक्तिशाली शासक था। इसके विषय में सूचना इसकी माँ गौतमी बलश्री के नासिक प्रशस्ति से प्राप्त होती है। किसके बारे में, गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में। फिर देखिए, उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से खारवेल का बना एक तिथि अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा,
राज्य अभिषेक और राजा होने के बाद 13 वर्षों तक के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। फिर यदि हम बात करें भीतरी स्तंभ लेख की, तो इसका संबंध गुप्त शासक स्कंदगुप्त से है, जो हमने आपको बताया, जबकि पुलकेशिन द्वितीय का संबंध ऐहोल अभिलेख से है। तो देखिए यह चीज़ भी हमने आपको वहाँ पर लिखाई थी, जो एक प्रशस्ति के रूप में है और इसकी भाषा संस्कृत है। रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख प्राप्त होता है, यह प्रशस्ति के रूप में है। इसमें उसकी विजयों, व्यक्तित्वों और कृतियों का विवरण प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने भी आपको चारों विकल्पों के बारे में बताया और यहाँ से भी आपको उनके बारे में डिटेल में जानकारी मिलती है कि किसमें क्या दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑप्शन है यहाँ पर ए वाकाटक, बी इक्ष्वाकु, सी शक या ऑप्शन डी खारवेल। तो देखिए सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी। इक्ष्वाकु जो थे उन्हें क्या कहा गया है, उन्हें कहा गया है श्री पर्वतीय, यानी श्री पर्वत के शासक इन्हें कहा गया है। तो यह आपको याद रखना है। कौन थे ये, तो ये थे सातवाहनों के सामंत हुआ करते थे। कौन थे, सातवाहनों के सामंत। अब यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा, इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय अर्थात श्री पर्वत का शासक तथा आंध्रभृत्य यानी आंध्रों का नौकर कहा गया है। पहले वे सातवाहनों के सामंत थे, किंतु उनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और इस वंश का संस्थापक कौन था, श्री शांत मूल था। डिटेल में आगे हम इनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको जो चीज़ें हमने ऊपर बताई हैं वे ही आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं कि इक्ष्वाकु वंश सातवाहनों के सामंत थे इस, और इन्हें श्री पर्वतीय यानी श्री पर्वत का शासक और आंध्रभृत्य आंध्रों का नौकर भी कहा जाता है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण आर, उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। उपयुक्त संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही उत्तर है। कूट दिए गए हैं। ऑप्शन ए, दोनों ए और आर सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, दोनों ए और आर सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब आप चीज़ों को एनालिटिकल रूप से समझते हुए करेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके लिए इजी हो जाएंगे। कथनों को एक बार पुनः देखते हैं। कथन ए क्या कहता है, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार किया करते थे। तो यह तो आपका बिल्कुल सही कथन है। कारण आर है, उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो देखिए यह आपको कहीं भी देखने को या इसके बारे में आपको ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं होती है, यानी कि यह आपका गलत है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ए तो सही है लेकिन कारण गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। ए सही है परंतु कारण आर गलत है। अब देखिए यहाँ पर हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या कहा गया है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जो कि एक बुक है जिस अननोन राइटर की है। मौर्य वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे, वहाँ पर हमने शुरुआत में ही कुछ बुक्स के नाम आपको लिखाए थे, उसमें एक यह भी है। और आर्कामेडू में हुई खुदाई से ऐसे अनेक बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि कुषाणों का व्यापार पश्चिमी विश्व से फारस की खाड़ी और लाल सागर के जलमार्ग से होता था। इन सभी साक्ष्यों में किसी में भी कुषाणों की सशक्त नौसेना की उपस्थिति का उल्लेख आपको नहीं मिलता है। यही चीज़ हमने आपको ऊपर बताई भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। ऑप्शन है ए, गिरनार के स्तंभ लेख से, बी, जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ, ऑप्शन सी, हाथी गुम्फा लेख के साथ, या ऑप्शन डी, सारनाथ लेख के साथ। तो देखिए खारवेल का अभिलेख कहाँ मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। यह आपको यहाँ पर याद रखना है। कहाँ पर है, तो देखिए ये आपको हाथी गुम्फा अभिलेख मिलता है भुवनेश्वर में। कहाँ है, भुवनेश्वर, उड़ीसा में।
यदि ये पूछा जाए ये कहाँ है तो भुवनेश्वर उड़ीसा में, यह भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। तो यह भी आप याद रखिएगा कि क्या चीज़ खारवेल की हाथी गुम्फा अभिलेख में आपको मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक जैन धर्म का संरक्षक था? ऑप्शन है ए अशोक, बी हर्ष, ऑप्शन सी देखते हैं आगे पुलकेशिन द्वितीय, और ऑप्शन डी खारवेल। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी खारवेल। और यह जानकारी आपको खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है, जिसके बारे में हमने आपको अभी बताया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन है ए चेदी वंश, ऑप्शन बी कदम्ब वंश, ऑप्शन सी कलिंग वंश, या ऑप्शन डी हर्यक वंश। तो देखिए, अभी हमने खारवेल की जब बात की तो आपको बताया था कि कलिंग के राजा थे और चेदी वंश के थे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? ऑप्शन है ए दशरथ, बी बृहद्रथ, सी खारवेल, या ऑप्शन डी हुविष्क। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी खारवेल जो था वह जैन धर्म में काफ़ी माना करता था। दशरथ कौन था? तो यह तो अशोक का पौत्र था, यह आपको हमने बताया था। और इसके बारे में आपको याद रखना है, अशोक खुद बौद्ध धर्म को फॉलो करता था तो उसका पोता भी बौद्ध धर्म को ही फॉलो करेगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। ऑप्शन है ए महामेघवाहन वंश से, बी चेदी वंश से, सी सातवाहन वंश से, या ऑप्शन डी रठ भोजक वंश से, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको जानना है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। कैसे? तो महामेघान और चेदी वंश ये दोनों ही इसके उत्तर हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, चेदी वंश का जो संस्थापक था वह कौन था? महामेघवाहन। कौन था? संस्थापक। और इसीलिए चेदी वंश को आप क्या कहते हैं? महामेघवाहन वंश भी कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। तो और इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन हुआ? खारवेल हुआ। तो इसलिए एक से अधिक इसके उत्तर हैं। कौन? महामेघवाहन वंश और चेदी वंश, दोनों को ही आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? ऑप्शन दिए गए हैं ए खारवेल, बी अशोक, सी हर्षवर्धन, और डी कनिष्क। सही उत्तर है यहाँ का ऑप्शन नंबर ए खारवेल। क्या है? ऑप्शन नंबर ए खारवेल के बारे में आपको यहाँ से जानकारी मिलती है। और ये हम आपको बता भी चुके हैं कि भुवनेश्वर उड़ीसा से खारवेल का हाथी गुम्फा का अभिलेख मिलता है, जहाँ पर उसके बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक, उसके शासनकाल, इन सभी के बारे में आपको जानकारी मिलती है। तो देखिए, यहाँ पर भी वही चीज़ कही गई। उदयगिरी पहाड़ी के हाथी गुम्फा से शासक खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल के इतिहास की जानकारी का एकमात्र क्या है? स्रोत है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उदयगिरी और खांडगिरी गुफाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है या सही है? ऑप्शन है आपके पास। पहला कथन है, इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं। दूसरा, उदयगिरी में 18 तथा खांडगिरी में 15 गुफाएं हैं। और तीसरा है, खांडगिरी गुफाएं हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन है ए पहला, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन बी पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन सी पहला और दूसरा सही है। और ऑप्शन डी
केवल पहला सही है। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डेप्थ में जा कर के काफ़ी पूछा गया है। एक एक करके कथनों को देखते हैं। पहला क्या है, इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं, तो यह आपका बिल्कुल सही है। तो पहला कथन यहाँ पर सही है। दूसरा, उदयगिरी में 18 तथा खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं, तो यह आपको बताना है क्या यह सही है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा, खंडगिरी गुफाएं हाथी गुम्फा शिव अभिलेख के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ऐसा नहीं है। हाथी गुम्फा अभिलेख शिलालेख या अभिलेख आपको कहाँ से मिला है, तो यह आपको उदयगिरी की पहाड़ियों से मिला है, तो यह आपका गलत हो गया, यानी कि पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी पहला और दूसरा यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब देखिए यदि यहाँ पर हम इसकी चर्चा करें, इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को आप अपने नोट्स में ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। खंडगिरी एवं उदयगिरी की पहाड़ियाँ, जिन्हें कुमारगिरी एवं कुमारीगिरी के नाम से जाना जाता है, अपनी रॉक कट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। ये गुफाएं उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में स्थित हैं। इनमें प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं। उदयगिरी में 18 तथा खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। उदयगिरी की गुफाओं में चेदी वंश के शासक खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो यह कहाँ से मिला है, उदयगिरी से, ना कि खंडगिरी से, जिसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? ऑप्शन है ए विधि, बी स्थापत्य कला, सी विज्ञान और ऑप्शन डी साहित्य। और यह आपसे RAS प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है। तो देखिए जो जस्टिनियन था वह रोमन एक राजा था और ये लॉ यानी कि कानून के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा विधि। यहाँ पर देखिए पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन को सर्वाधिक प्रसिद्धि उसके न्याय संबंधी सुधारों से मिली। जस्टिनियन रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन के लिए उत्तरदायी था। याद रखिए, जस्टिस और जस्टिनियन दोनों इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी? ऑप्शन है यहाँ पर ए टेसियस, बी प्लिनी, सी टॉलमी या ऑप्शन डी स्ट्रैबो, या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसके बारे में हम आपको शुरुआत में ही बता चुके थे, जहाँ पर हमने मौर्य साम्राज्य वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, वहाँ पर हमने आपको शुरुआत में कुछ बुक्स के नाम बताए हैं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जो बुक थी उसका कोई भी राइटर नहीं है, अननोन है। ऐसा माना जाता है कि एक नाविक के द्वारा लिखी गई थी। अब देखिए यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं उनमें से कौन कौन थे जिनकी हमने आपको पुस्तकें बताई? तो देखिए टॉलमी की पुस्तक क्या थी? जियोग्राफी। क्या थी? जियोग्राफी थी। फिर देखिए प्लिनी की क्या थी? इसकी थी नेचुरल हिस्टोरिका। क्या थी? तो देखिए नेचुरल हिस्टोरिका थी, ये आपको याद रखना है। तो इनके बारे में हमने आपको बताया है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक ग्रंथ या पुस्तक है। यह रोमन मिस्र बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60वीं ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा था। इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख इसमें किया है। तो देखिए ये थे हमारे प्रश्न मौर्योत्तर काल के। काफ़ी सारे हमने प्रश्न किए हैं, सभी को हमने डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया है, काफ़ी फैक्ट्स बताए हैं, तो इन्हें आप अच्छे से याद रखिएगा। इसकी PDF आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगली क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ।